इजराइल को मिली बड़ी कामयाबी। हमास सरकार चीफ रावी मुश्तहा को एयर स्ट्राइक में मार गिराया। लेबनान की राजधानी बेरूत को इजराइल ने किया धुआं। 17 हमले से तबाह हुआ पूरा शहर। ईरान हुआ इजराइल के सामने फेल। 10 में से 9 ईरानी मिसाइलें फेल। ईरान इजराइल और हमास जंग लगातार जारी है। इजराइल ने कहा है नहीं छोड़ेंगे ईरान को, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास सरकार का चीफ एयर स्ट्राइक में रावी मुश्तहा मार गिराया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, इजराइल को बड़ी कामयाबी मिली है। इजराइल ने यह दावा किया है, इजराइल की तरफ से आईडीएफ यह दावा करता है कि हमने हमास के 3 वरिष्ठ नेताओं को मार गिराया है। दर्शकों, बहुत बड़ी कामयाबी इजराइल के लिए। इजराइल लगातार जंग जारी कर रहा है। ईरान यहां पर इजराइल से बदले ले रहा है हिजबुल्ला आतंकी हसन नसरल्लाह के डेथ पर, उन्हें मार गिराने पर। और इधर आपको बता दें, इजराइल ने कहा नहीं छोड़ेंगे। ईरान ने मिसाइलें दागी तो इजराइल ने कहा कीमत चुकानी होगी। ईरान ने कर दी बड़ी गलती। बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, उन्होंने साफ कहा है कि हम अब बदला लेंगे, ईरान इसको भुगतेगा। एक बार फिर आपको बता दें, गाजा पट्टी में इजराइल ने बड़ा हमला किया है, जहां कहा जा रहा है कि कई मौतें होने के आंकड़े सामने आ रहे हैं। हालांकि जंग कभी जायज नहीं है, जंग को कभी भी नहीं जारी होना चाहिए, ये बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं और कह रहे हैं इससे सभी देशों का नुकसान है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, ईरान ने जिस तरीके से मिसाइलें दागी हैं, इजराइल की क्षति हुई। हालांकि बड़ी क्षति नहीं हुई, लेकिन तभी इजराइल ने सोचा कि हम अब बदला लेंगे। आपको बता देते हैं, ऑपरेशन की डिटेल बताते हुए आईडीएफ ने कहा है कि उत्तरी गाजा में एक अंडरग्राउंड कंपाउंड पर हमले में रावी मुश्तहा और 2 अन्य हमास कमांडर, नाम सुनिए, समय सिराज और समय औदेह की मौत हो गई है। बड़ी खबर। हालांकि हमास की ओर से इस पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की गई है। इधर आपको बता दें, 3 महीने पहले किया गया था हमला। ये कहा गया है कि एक पोस्ट में कहा लगभग 3 महीने पहले गाजा में आईडीएफ और आईसीए के संयुक्त हमले में कई आतंकवादियों को मार गिराया गया है। आपको मैं 2 बयान सुनवाऊंगी और यहाँ पर बयान है इजराइल के एम्बेसडर यहाँ पर र्यूवेन अजार की। उन्होंने साफ कहा, अजार ने, कि हम बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू पर और अब ईरान को इसकी कीमतें चुकानी पड़ेगी। और पूरे वर्ल्ड में पता है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत है। ये कहा है र्यूवेन अजार ने। उन्होंने साफ तौर पर एएनआई को इंटरव्यू में बताई ये बात और कहा है कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, ईरान को हम सभी दिशाओं में ढेर करेंगे। एक बात और सुनिए, लेबनान के राजधानी बेरूत को इजराइल ने धुआं कर दिया है। बेरूत जल रहा है। बेरूत में कई ऐसे घर, इमारतें, हाई राइज बिल्डिंग्स और यहां पर संगठनों के इमारतों को गिरा दिया गया है मार करके। और कहा जा रहा है कि 17 हमले के बाद इजराइल को यह बड़ी कामयाबी हुई है। एक बात और सुनिए, यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरान इजराइल के सामने पूरा ध्वस्त हो चुका। क्यों? ईरानी मिसाइलें 10 में से 9 फेल साबित हुई हैं। दर्शकों, यह दावा किया गया है, मीडिया रिपोर्ट सामने आई है। ईरानी मिसाइलें इजराइल के सामने फेल हो रही हैं और यही वजह है कि बार बार कहा जा रहा है कि इजराइल वो देश है जो अपने दुश्मनों को तब तक चुनकर मारता है जब तक इजराइल अपने पूरे बदले नहीं ले लेता है। आपने देखा था किस तरीके से, समझ जाइए कैसे नरसंहार किया गया हमास के आतंकियों ने किया था। पहले स्टार्टिंग वहीं से हुई थी, उसके बाद ये आज हम रूप देख रहे हैं। ये जंग जारी है। आइए आपको सुनाते हैं इसी बीच बयान। डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, स्ट्रैटेजिस्ट क्या कह रहे हैं और इजराइल के एम्बेसडर जो मैंने आपको बताया र्यूवेन अजार, वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले सुनिए कि वेस्ट एशिया स्ट्रैटेजिस्ट वाइल अवॉर्ड ने क्या बयान जारी किया है। ये बहुत खतरनाक युद्ध है वहां पर, अगर रीजनल वॉर है। आप याद रखना, इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है। अगर उन्होंने कल भी यूज टेक्निकल न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान के ऊपर यूज भी कर सकता है, या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन ऑफ सिविलियन यूज, ईरान भी अटैक हो रहा है तो ईरान विल रिटेलिएट। उसका दैमोमा जो न्यूक्लियर्स थे, अभी इजराइल के पास कम से कम 100 न्यूक्लियर हेड्स है। अगर कल का किसी में अटैक भी कर रहा है इजराइल के इंस्टॉलेशन में, वी विल ऑल सफर।
तो नोबडी वांट अ वॉर। ये बंद करना चाहिए हर हालत में। इंटरनेशनल कम्युनिटी जिम्मेदारी है उसके लिए रुकने के लिए, हर हालत में रुकने के लिए, और आप टेबल में बैठने के लिए बातचीत करो, खत्म करो। देयर हैज टू बी अ पॉलिटिकल विल। अगर पॉलिटिकल विल नहीं हो रहा है, मिलिट्री सोल्यूशन हल का कभी जिंदगी में। आप देख लो कि प्रधानमंत्री में यूएन में गया था, अभी कुछ नहीं दिखा, सिर्फ न्यू मिडिल ईस्ट क्या ऑर्डर है, क्या बनाने के लिए। इसलिए झगड़ा शुरू हो गया था। इसराइल में पूरा फलस्तीन में खाना खाते, मतलब एनहिलेशन ऑफ द टोटल ऑफ फलस्तीन। लेकिन आप ये भी समझना, 7 लाख लोग हैं अभी तक फलस्तीन के अंदर में रहते, तो अभी इसराइल में कहां फेंकने के लिए। अभी तक फिलहाल में एक गाजा 1 साल हो गया था, पूरा देश खराब कर दिया, पूरा स्ट्रिप खराब हो गया, काफी लोग मारा था, और ये लोग कहां जाएंगे, 25 लाख लोग के कहां जाएंगे। तो इसलिए हम लोग कहने के लिए, जब तक प्रधानमंत्री के उनकी युद्ध चलता रहेगा, उनकी जो कुर्सी में बैठने के लिए उनकी जगह जमीन है उनकी बैठने के लिए, इसलिए वो प्रोलोंगेशन ऑफ द वॉर फॉर उन्होंने हिजबुल्लाह की तरफ में गया था लिबनान, फॉर उनके लिए अभी तक ईरान भी अटैक हो रहा है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रीजनल वॉर मांग रहे। जिस वक्त में अमेरिकन वो ड्रैग अमेरिकन करने के लिए, ईरान में उन्होंने इंतकाम किया था, जिस वक्त इसराइल में उन्होंने सीरिया के अंदर वो उसका काउंसिलर थे तोड़ दिया था, और दोनों उनका डिप्लोमेट थे और ऑफिशियल भी मार दिया था, तो रिटेलिएट भी किया, इंतकाम किया था इसराइल के ऊपर। इसराइल फिर किया था उन्होंने, फिर अभी तक इसराइल इस्माइल हनिया मार दिया था, ईरान के अंदर में मारा था। तो इसका ये फलस्तीनी वाली लीडर है, और अभी के हिजबुल्लाह वाले के लिए हसन नसरल्लाह तुम में मारा। तो इसलिए ईरान कह रहे हमको डिप्लोमेटिक पेशेंस किस चीज के लिए, सब्र किसके लिए रखने के लिए। अगर ये सरकारें रुकते भी नहीं है, हमको इंतकाम किया था उन्होंने, इसलिए अटैक किया था कल। सिर्फ मिलिट्री बेसिस, जो इंटेलिजेंस भी है, इसराइल का इंटेलिजेंस भी है, जो उनका मोसाद है, जो 9,900 वाली यूनिट है, 8,200 यूनिट है, एयरपोर्ट भी, सब कुछ टारगेट मिलिट्री टारगेट किया था। और ईरान खुद बताया था अगर इसराइल दोबारा फिर अटैक हो रहा है, इस बार हमको इकोनॉमिक इंस्टॉलेशन है और इनके पूरे देश में डबल अटैक कर रहा है। लेकिन इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं, किसी के देश में, किसी के शहर में, जो लोग यहां पर वेस्ट एशिया में रहने वाले, किसी को मानते भी नहीं युद्ध के लिए, हम सबको कह रहे शांति करो और शांति बैठो, सोल्यूशन हल मसला का दे दो। लेकिन इजरायली वो प्राइम मिनिस्टर मना कर रहा है, कह रहे आई एम गोइंग टू अटैक, आई वांट टू प्रोटेक्ट माय ओन पीपल। इसलिए तो शुरू हो रहा है, और प्रोवोकेशन, कंटिन्यूअस प्रोवोकेशन तो परमानेंट हो रहेगा ना। अब आपको सुनाते हैं इजराइल के एम्बेसडर रिवेन अजार के बयान को। उन्होंने साफ कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू हमारे प्रधानमंत्री ईरान को नहीं छोड़ेंगे, और हम हर मायने में ईरान से स्ट्रांग हैं। हम तब तक जंग जारी रखेंगे जब तक हमारी जीत नहीं होती है। एक बार मैं चाहूंगी आप उनके बयान को भी सुनिए, और कितने दृढ़ निश्चयी इजरायली सेना है इस वक्त, इजराइल के डिफेंस सिस्टम है, किस तरीके से उन्हें मजबूती दिमागी तौर पर अभी रखनी पड़ेगी। और इसी वजह से वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम ईरान को भी नहीं छोड़ेंगे और हमारे ऊपर अटैक करने वाले देशों को भी तबाह करेंगे। पहले सुनिए जरा। Well, thank you, Ayushi, for this interview. Actually, we were pretty successful because of 2 reasons. First of all, because we have probably the best air defense systems in the world, and we have been able to thwart most of these missiles. We only left unattacked those who fell in open areas. And the second reason is because we have a very good partnership with the United States, to which we are very thankful, and with Arab neighbors that have been also helping us to thwart these ballistic missiles that are flying over their territory. So we are determined, the countries of the Middle East, to defend ourselves from and to confront this flagrant violation of international law by the Iranian regime. So this is the second time that a direct attack against Israel by Iran happened. Would there be any likely counter-attack by Israel? I mean, what would be the strategy that we can see in the coming days? Well, our Prime Minister, Benjamin Netanyahu, was very clear regarding his statement that Iran will pay a price. Because, you know, we have to think about it very thoroughly. Can you have a situation in which rogue states like Iran attack with barrage of ballistic missiles in an unprecedented way in history other countries? They already have a record of doing that, not only against Israel, by the way. They fired at Saudi Arabia a few years back. So if this goes unchecked, and if the Iranians feel that they are not paying a price for this approach, the consequences will be terrible for the region. We will never be able to stabilize the region. Other rogue states might adopt similar tactics. So if nobody is going to stop Iran from doing this, believe me,
This is our responsibility because we have not only the right, but also the duty to defend our citizens. So it is soon going to be a one-year anniversary of the horrific attack that took place on October 7. What is the current situation and how do you assess the situation, especially after 1 year now? What, according to you, is the ground situation of the people of Israel, especially? Well, Yoshi, you know, we were surprised on the 7th of October, and the nature of these atrocious attacks that included rape and burning and killing of entire families and killing of children in front of their fathers and hostages that were taken. This shocked us on the one hand, but on the other hand, it made us very, very determined to fight the terrorists, very determined to neutralize the Hamas threat. And our government was very clear about that. So we have seen that Israel's society raised up to the cause. And we are fighting the terrorists, and we are sure we are going to prevail. So how many hostages are still in Hamas's captivity, and can we expect a ceasefire soon? Well, we have managed to recover 150 hostages. And we are still left with 101 hostages in the hands of the Hamas terrorists. We have tried to negotiate a deal, a path that was in 3 phases, that was adopted by our government, adopted by the United States, and also adopted by the UN Security Council. Unfortunately, Hamas refused to that path. It refused to that path because it is determined to try to survive in the Gaza Strip as the ruler there, to rearm, regroup, and attack Israel again in the future. We are not going to agree to that. So we are going to try to continue to negotiate, but at the same time, as we did in the past, we are going to continue to use military force to put pressure on them. We have managed to bring back 25 hostages with military operations, and we are patient. We know that we cannot surrender to the terrorists. That's what they want from us. They want to make us surrender and extort us with the hostages. This is not going to happen. तो देखिए, अंतर साफ है। इजराइल और हमास के बीच ये जंग था, ईरान बीच में कूदा और कई ऐसे देश हैं जो इजराइल के विरोध में खड़े हो गए हैं। हालांकि कई ऐसे देश हैं, ज्यादातर संख्या इजराइल के समर्थन वाले देश हैं। बड़े बड़े देशों ने इजराइल का समर्थन किया है। हमास को आतंकवादी संगठन बहुत पहले अमेरिका ने करार दिया। अमेरिका भी इस बात से अगेंस्ट में है। हालांकि आपको बता दें, हमास का कभी भी ग्राफ सही नहीं रहा है। यहां पर बता दें आपको, अंडरग्राउंड कैंपस में जिस तरीके से इसने शरण ली थी रावी मुश्तहा ने, तो इजराइल ने अटैक किया था और 3 महीने पहले अटैक के अंजाम को इजराइल बता रहा है कि हमने उसको मार गिराया है। इधर बेरूत धुआं हो गया है। तस्वीरें डरा देने वाली सामने आ रही है। 17 हमले बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में किया गया है और बता दें आपको, भीषण हमले से बेरूत अब जल उठा है। इमारतें ध्वस्त हो रही हैं। कहा जा रहा है कि लेबनान से भी पूरे बदले यहां ले लेगा। हिजबुल्लाह आतंकी के मरने के बाद यह पूरा शोक हुआ था और इसी वजह से यहां आपको बता दें, भारत में भी इसकी राख छिड़ गई, जबकि कोई लेना देना नहीं है। भारत में भी विपक्षी पार्टियों ने कहा कि शहीद हैं महबूबा मुफ्ती और हो जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस हो जाए। तो देखिए, एक तरफ आप निष्कर्ष देखिए, लेबनान को तबाह करना, बेरूत को तबाह करना और इधर ईरानी मिसाइलें फेल होना और इधर हमास सरकार के चीफ रावी मुश्तहा को एयर स्ट्राइक में मार गिराना। यह बड़ी कामयाबी पूरे दुनिया को इजराइल की नजर आ रही है। और इसके बाद आपको बता दें, अब इसमें इजराइल के डिफेंस एक्सपर्ट ने भी कह दिया कि तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक देशों ने मिसाइलें दागनी कम ना कर दी हो। एक बात मैं आपको और बताऊं, यहां पर बता दें आपको, स्ट्रैटेजिस्ट का भी यह भी कहना है कि इस हमले से इजराइल को ही फायदा मिलेगा, क्योंकि आपको, ईरान को पता है कि इजराइल के पास ज्यादा न्यूक्लियर पावर है। तो देखिए, ये पूरा मामला था और इसी तरीके से इजराइल की बड़ी कामयाबी। आज रात कहा जा रहा है कि इजराइल का एक बड़ा प्लान गाजा पट्टी पर और ईरान के लिए, दोनों के लिए है। अब इसमें क्या निष्कर्ष सामने निकल कर आता है, इस तरीके से इजराइल अपने किस तरीके से हुए हत्याओं के बदले लेता है, वो तो दिखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आपको इस जंग में क्या नजर आ रहा है? जो डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये जंग रुकनी चाहिए, इससे किसी का यहां फायदा नहीं है, नुकसान ही है। क्या आपको भी ये बात सच लग रही है? जरूर हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताइएगा। शुक्रिया।